नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज लेकर आया हूं एक शानदार भूतिया कहानी। तो इसे सुने और डर का आनंद लें। राजा बीए का छात्र था जो लखनऊ में रहकर पढ़ाई करता था। गर्मियों की छुट्टियां आईं तो सोचा क्यों ना इस बार ननिहाल की मिट्टी को फिर से महसूस किया जाए। 4 साल बाद वो दुल्लापुर गांव लौट रहा था। खेतों की खुशबू, बैलगाड़ी की आवाजें और वो पुरानी मिट्टी की दीवारें, सब कुछ उसे अपनी बचपन की याद दिला रहे थे। स्टेशन से जब वो रिक्शा पकड़कर गांव पहुंचा तो उसे कुछ अजीब लगा। गांव वैसा ही था, लेकिन लोग बदल गए थे, चुपचाप, डरे हुए, संकोच में डूबे हुए। जब उसने घर पहुंचकर नानी को गले लगाया तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही, राजा, अब ये गांव पहले जैसा नहीं रहा। किसी भी कीमत पर पगडंडी नंबर 13 की तरफ मत जाना। राजा चौंका। पगडंडी नंबर 13, ये कौन सी नई बात है? नानी की आंखों में एक अजीब डर था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। रात के खाने पर जब सब बैठे तो राजा ने नाना से पूछा, नाना, ये पगडंडी नंबर 13 का क्या चक्कर है? नाना ने निगाहें चुराई, लेकिन पास बैठा उसका बचपन का दोस्त मुन्ना बोल पड़ा, अरे राजा, तुम तो शहर से हो, तुम्हें क्या पता? अब गांव में वो पगडंडी मनहूस हो गई है। पिछले 2 सालों में 5 लोग गायब हो चुके हैं और सबके आखिरी कदम वहीं की तरफ देखे गए थे। राजा को यकीन नहीं हुआ। ये वही गांव था जहां वो पेड़ों पर चढ़कर आम तोड़ता था, जहां वो और मुन्ना मिलकर भूत भूत का खेल खेलते थे। अब सब सच्चाई लग रही थी। राजा की जिज्ञासा बढ़ती गई। वो तय कर चुका था, वो खुद देखेगा उस पगडंडी का सच। राजा ने तय कर लिया था, वो उस पगडंडी पर जाएगा और खुद देखेगा कि वहां क्या है। अगली रात ठीक 11:45 पर वो चुपचाप अपने कमरे से निकला, हाथ में मोबाइल की टॉर्च, एक लाठी और जेब में पूजा की माला जो नानी ने सुबह जबरदस्ती पकड़ा दी थी। चांदनी रात थी, लेकिन गांव के उस कोने में अंधेरा अजीब था, जैसे वहां रोशनी भी जाने से डरती हो। पगडंडी नंबर 13 पर कदम रखते ही राजा को हल्की सरसराहट सुनाई दी। शायद हवा होगी। वो बुदबुदाया, लेकिन कदम धीमे पड़ने लगे। अचानक उसे सामने एक बूढ़ी औरत दिखी, कमर झुकी, आंखें बुझी हुई और सिर पर लाल चुनरी। उसने बिना पलक झपकाए राजा को देखा और बोली, लौट जा, या तेरी आंखें भी हमेशा खुली रह जाएंगी जैसे उसकी। राजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता था। उसने आंखें बंद की और औरत को पार करते हुए आगे बढ़ गया। पीछे मुड़कर देखा, औरत गायब थी। पगडंडी पर कुछ कदम और चलते ही सामने एक टूटी फूटी बेंच आई और उसके पास एक पुराना जंग खाया कुआं। उस कुएं से ठंडी हवा नहीं, बल्कि सीली सड़न की बदबू आ रही थी। राजा उस कुएं की तरफ बढ़ा और झांकने ही वाला था कि मोबाइल की टॉर्च बंद हो गई। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द चमका, राजा। वो हक्का बक्का खड़ा था। तभी उसे कुएं से किसी के बोलने की आवाज आई, तू लौट आया मुझे धोखा देने। राजा डर के मारे कांप गया। उसने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। फिर कुएं के पास एक सफेद साया तैरता हुआ दिखा, बाल बिखरे, आंखें सुर्ख और होठों पर दर्द भरी मुस्कान। साया फुसफुसाया, तेरे जैसे ने ही मुझे मारा था, अब तू भी यहीं रहेगा हमेशा के लिए। राजा का गला सूख गया। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज बाहर ही नहीं निकली। उसकी आंखें फैलती चली गईं और फिर राजा की आंखें खुलीं, लेकिन अब वो दुल्लापुर नहीं था। वो खुद को एक पुराने जमाने के गांव में खड़ा पाया, जहां लोग धोती पहनते थे, बैलगाड़ी चल रही थी और औरतें कुएं से पानी भर रही थीं। ये कहां आ गया मैं? वो बड़बड़ाया। तभी सामने एक जवान लड़की दिखी। नाम था गुड़िया। उसकी मुस्कुराहट में मासूमियत थी और आंखों में चमक। गांव के ठाकुर का बेटा रतन उसे रोज मिलने आता था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, या कम से कम गुड़िया को यही लगता था। राजा बस देख रहा था, जैसे कोई फिल्म चल रही हो, लेकिन सब कुछ हकीकत जैसा था। एक दिन रतन ने कहा, गुड़िया, हम भाग चलें, शादी करेंगे, तेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। गुड़िया खुशी से झूम उठी। उसने रात के लिए तैयारियां कर लीं। रात आई। गुड़िया लाल चुनरी ओढ़े वही पगडंडी नंबर 13 पर रतन का इंतजार कर रही थी, लेकिन रतन अकेला नहीं आया। उसके साथ थे 2 और गुंडे। गुड़िया चौंकी। ये कौन है?
रतन हंस पड़ा। तेरे जैसे गांव की लड़की से शादी? कभी नहीं। तू तो बस एक खेल थी। गुड़िया के चेहरे से रंग उड़ गया। गुंडों ने उसे पकड़ लिया और रतन ने उसकी चुनरी खींचकर कुएं में फेंक दी। गुड़िया चीखी, लेकिन रात ने उसकी चीख निगल ली। गुड़िया को मारकर उसी कुएं में फेंक दिया गया। वही कुआं जिसके सामने आज राजा खड़ा था। अब राजा समझ चुका था कि आत्मा क्यों भटक रही है, और वो शब्द तू लौट आया किस लिए थे। वो रतन नहीं था, लेकिन उसका चेहरा रतन से मिलता था। राजा रतन का ही पुनर्जन्म था। राजा जमीन पर पड़ा था। आंखें खुली तो फिर वही कुआं सामने था, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। गुड़िया की आत्मा सामने हवा में तैर रही थी। सफेद लिबास, बिखरे बाल, लाल आंखें और एक डरावनी मुस्कान। तू आ गया जैसा वादा था, उसकी आवाज में गूंज थी। राजा ने कांपते हुए कहा, मैं रतन नहीं हूं, मेरा नाम राजा है, लेकिन आत्मा हंसी। तेरे शरीर में उसी की रूह है, उसकी शक्ल, उसकी चाल, वही आंखें। राजा ने देखा उसके हाथ पैर कांप रहे थे और आत्मा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। फिर उसने एक अजीब हरकत की। राजा का हाथ पकड़कर उसे कुएं में खींचने लगी। अब तू भी उसी कुएं में गिरेगा जहां मेरा लहू बहा था। राजा ने जेब से वो नानी की दी हुई माला निकाली, और जैसे ही उसने उसे आत्मा की तरफ बढ़ाया, एक जोरदार चीख गूंजी, आग! ये आग है! नहीं! आत्मा पीछे हट गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो कांप रही थी। राजा ने धीरे से कहा, गुड़िया, अगर तुझे वाकई इंसाफ चाहिए तो तू मुझे मार नहीं सकती। तुझे मुक्ति चाहिए, बदला नहीं। आत्मा थोड़ी देर चुप रही, फिर बुदबुदाई, मैं हर रात उस कुएं में अपने खून की गंध महसूस करती हूँ। वो लड़के जो मेरे जैसे मासूमों से खेलते हैं, उन्हीं को खींच लाती हूँ इस पगडंडी पर। तू उनमें अलग है, लेकिन वही चेहरा लेकर आया है, इसलिए मुझे तुझसे नफरत भी है और उम्मीद भी। राजा की आंखें नम हो गईं। गुड़िया, मैं वादा करता हूं, मैं तेरी कहानी सबको बताऊंगा। तुझे भुलाया नहीं जाएगा। गुड़िया की आत्मा ने आंखें मूंद लीं और हवा में धुंध बनकर विलीन हो गई। कुएं से एक लाल चुनरी बाहर निकली और राजा के पैरों में आ गिरी। सुबह गांव वालों ने देखा, राजा मंदिर के बाहर बेहोश पड़ा था, लेकिन उसके हाथ में एक लाल चुनरी थी और चेहरे पर अजीब सी शांति। जब होश आया, राजा ने सबको गुड़िया की कहानी सुनाई और पगडंडी नंबर 13 के कुएं को मिट्टी से भर दिया गया। राजा लखनऊ वापस चला गया। हर साल श्रावण की पूर्णिमा पर गांव की औरतें बताती हैं, उस पगडंडी पर एक लड़की लाल चुनरी में बैठी दिखती है। ना रोती है, ना बोलती है, बस किसी के लौटने का इंतजार करती है। तो बताओ दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।